Hello everyone, this one is the fourth lecture of the chapter The Living World. In previous lecture I discussed about the herbarium. Now in this lecture I will discuss about the botanical gardens, zoological parks, museum and taxonomic keys. Clear? Now I will start from the botanical garden. So what is botanical garden? It is defined as large sized tracts where different types of plants are grown for scientific and educational and also for the preservation purpose. तो व्हाट इज़ बोटानिकल गार्डन, यहाँ पे अगर देखो इट डिफाइंड एज द लार्ज साइज ट्रैक्ट, मतलब बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे प्लेन बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन को ग्रो किया जाता है फॉर साइंटिफिक एंड एजुकेशनल पर्पस एंड ऑल्सो फॉर प्रिजर्वेशन पर्पस। यहाँ पे प्रिजर्वेशन मतलब क्या हो रहा है, जो प्लेन एंडेंजर स्पीसीज है उस प्लेन को यहाँ पे अच्छे से प्रिजर्व करके रखा जाता है या फिर उसका प्रॉपर केयर किया जाता है ताकि उस एंडेंजर स्पीसीज ऑफ प्लांट जो है उसका पॉपुलेशन बढ़ सके। तो ये हो गया बोटानिकल गार्डन। नाउ द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन जो है ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है या फिर आ भी सकता है इन फ्यूचर। क्या है? द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन इज द रॉयल बोटानिकल गार्डन सिचुएटेड इन क्यू लंदन। ये हमेशा याद रखना, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन, इट इज़ द रॉयल बोटानिकल गार्डन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी आ सकता है या फिर एज ए क्वेश्चन इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तो ये तो हो गया रॉयल बोटानिकल गार्डन इन लंदन। द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन इन इंडिया इज द शिवपुर कोलकाता। इट इज़ नोन एज इंडियन बोटानिकल गार्डन ऑल्सो। ठीक है, ये जो बोटानिकल गार्डन है इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन बोटानिकल गार्डन। नाउ द नेशनल बोटानिकल गार्डन कहाँ पे है? दिस नेशनल बोटानिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन लखनऊ सिकंदरबाग। ठीक है, and Lloyd Botanical Garden situated in Darjeeling. These are the few examples of botanical garden in India. ठीक है, तो लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन कहाँ पे है इंडिया का? शिवपुर कोलकाता। नेशनल बोटानिकल गार्डन कहाँ पे है? इट इज प्रेजेंट इन द लखनऊ सिकंदराबाद एंड लॉयड बोटानिकल गार्डन इन द दार्जिलिंग। तो ये तो हो गया बोटानिकल गार्डन। तो बोटानिकल गार्डन में जनरली क्या होता है, प्लांट्स आर प्रिजर्व फॉर साइंटिफिक एंड एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बोटानिकल गार्डन, क्या क्या सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है या फिर आ सकता है, इवन एंट्रेंस एग्जाम में भी एज ए क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बोटानिकल गार्डन अगर देखो तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या दिया, देखो बोटानिकल गार्डन्स आर ऑल्सो रिगार्डेड एज ex-situ कंजर्वेशन साइट फॉर प्लांट्स। यहाँ पे देखो एक टर्म लिखा है ex-situ। ठीक है, इसको मैंने देखो हाईलाइट करके रखा है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस ex-situ? आसान और सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझो, ex-situ का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड एज ex-situ कंजर्वेशन। ठीक है, मतलब किसी भी प्लेन को अगर हम लोगों को कंजर्व करके रखना है, जंगल या फिर नेचुरल हैबिटेट में हम लोग उसको कंजर्व नहीं करेंगे, किसी एक प्रोटेक्टेड एरिया में जाकर उसको हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। तो ये इसमें कौन आता है? बोटानिकल गार्डन। क्योंकि बोटानिकल गार्डन के डेफिनेशन में क्या बोला गया है, जो एंडेंजर स्पीसीज ऑफ प्लांट होगा उसको हम लोग प्रिजर्व या फिर कंजर्व करके रख सकते हैं। तो बोटानिकल गार्डन इज द साइट ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। ये बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ex-situ कंजर्वेशन, जैसे हो सकता है जैसे बोटानिकल गार्डन, नेशनल पार्क, म्यूजियम। तो इसमें हमेशा याद रखना बोटानिकल गार्डन इज द ex-situ कंजर्वेशन साइट। ठीक है, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अच्छे से याद रखना। देन सेकेंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, देखो बोटानिकल गार्डन ऑल्सो प्रिजर्व एंडेंजर स्पीसीज ऑफ प्लांट। ठीक है, एंडेंजर स्पीसीज ये तो मैंने बहुत बार बोल दिया है। व्हाट इज द अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ बोटानिकल गार्डन? बोटानिकल गार्डन ऑल्सो प्रिजर्व एंडेंजर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। थर्ड पॉइंट में लिखा है, क्या लिखा है देखो, कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ लोकल फ्लोरा। बोटानिकल गार्डन में और एक चीज़ क्या होता है, जितना भी लोकल फ्लोरा होता है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स विच आर प्रेजेंट लोकली और इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट, सबका रिकॉर्ड बोटानिकल गार्डन में रखा जाता है। प्लस तो लास्ट सिग्निफिकेंस क्या है देखो, बोटानिकल गार्डन ऑल्सो प्रिजर्व द जाम्प्लोजम ऑफ एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट प्लांट स्पीसीज। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, बोटानिकल गार्डन ऑल्सो प्रिजर्व द जाम्प्लोजम ऑफ एन एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट प्लांट स्पीसीज। ठीक है, तो जाम्प्लाज्म यहाँ पे क्या होता है, जाम्प्लाज्म इज प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पोलन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पोलन जाम्प्लाज्म को प्रिजर्व करके रखा जाता है इन
लिक्विड नाइट्रोजन, जो फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बोटानिकल गार्डन। ठीक है, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या था, बोटानिकल गार्डन्स आर ऑल्सो रिगार्डेड एज एक्सिटू साइट फॉर प्लांट्स। बोटानिकल गार्डन सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है देखो, बोटानिकल गार्डन ऑल्सो प्रिजर्व एंडेंजर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ फ्लोकल फ्लोरा। एंड द फोर्थ वन इज बोटानिकल गार्डन ऑल्सो प्रिजर्व द जार्मप्लाज्म ऑफ एन एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ बोटानिकल गार्डन। तो ये अच्छे से देख लेना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, एंड दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आफ्टर बोटानिकल गार्डन विल स्टार्ट फ्रॉम द म्यूजियम। तो ये यहाँ पे अगर देखो, व्हाट इज म्यूजियम, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर आर्टिस्टिक एंड एजुकेशनल मटेरियल्स आर एग्जिबिटेड पब्लिकली। ठीक है, क्या है देखो, म्यूजियम इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर आर्टिस्टिक एंड एजुकेशनल मटेरियल्स आर एग्जिबिटेड पब्लिकली। इन बायोलॉजिकल म्यूजियम स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन बायोलॉजिकल म्यूजियम स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व बायोलॉजिकली। ठीक है, जैसे जब हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस करेंगे तब जाके दिखाई देगा, देखना एक बोतल के अंदर बहुत सारा स्पेसिमेन जो है प्रिजर्व करके रखा हुआ है, उसको हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे एज ए म्यूजियम स्पेसिमेन। तो मतलब म्यूजियम में क्या होता है, नॉट ओनली द आर्टिस्टिक मटेरियल बट ऑल्सो द एजुकेशनल मटेरियल्स आर ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व फॉर एग्जीबिशन और फॉर एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, तो ये तो हो गया म्यूजियम। तो म्यूजियम में जैसे अगर देखो, इन केस ऑफ एनिमल अगर देखो, द स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन, या फिर कभी कभी एल्कोहल में भी प्रिजर्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो हो गया म्यूजियम। अभी अगर देखो, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूजियम। फर्स्ट सिग्निफिकेंस अगर देखो, म्यूजियम यूज टू एड एवरी न्यू ऑब्जेक्ट टू इट्स कलेक्शन इज कॉल्ड एज एक्विजिशन। ठीक है, म्यूजियम यूज टू एड एवरी न्यू ऑब्जेक्ट टू इट्स कलेक्शन इज कॉल्ड एज एक्विजिशन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, बहुत सारा नया नया ऑब्जेक्ट या फिर नया नया स्पेसिमेन म्यूजियम में कंटिन्यूसली ऐड किया जा सकता है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्विजिशन। सेकेंड जो सिग्निफिकेंस है यहाँ पे अगर देखो, द प्राइमरी पर्पस ऑफ म्यूजियम इज टू प्रिजर्व ऑब्जेक्ट और एनी पार्ट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स और ऑर्नामेंट्स ऑफ ट्राइब कम्युनिटीज। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी पर्पस क्या है, वी कैन प्रिजर्व ऑब्जेक्ट और एनी पार्ट ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स और ऑर्नामेंट ऑफ ट्राइब कम्युनिटीज। थर्ड सिग्निफिकेंस इज म्यूजियम ऑल्सो प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च बाय एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज रिलेटेड टू द स्पेसिमेन। म्यूजियम से और एक फ़ायदा क्या होता है देखो, इट इज़ ऑल्सो प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च बाय एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज। मतलब जो स्पेसिमेन हम लोगों ने म्यूजियम में रखा हुआ है उसका प्रॉपर नॉलेज उस म्यूजियम में रखा होता है, एंड पब्लिश्ड जर्नल्स और बुक्स, उसके ऊपर बेस करके जर्नल्स या फिर बुक पब्लिश कर सकते हैं। एंड द फोर्थ significance is the collected objects of museum is also selected for exhibition which plays important role in spreading education। ठीक है, दिस वन इज द अनदर सिग्निफिकेंस। जो जो ऑब्जेक्ट हम लोग कलेक्ट करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन इन म्यूजियम, उस ऑब्जेक्ट को या फिर स्पेसिमेन को अगर हम लोग एग्जीबिशन के लिए यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, उस स्पेसिमेन के साथ बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा जो एजुकेशनल पर्पस के लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो दीज आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ म्यूजियम। तो फर्स्ट वन इज हम लोगों ने क्या किया था, बोटानिकल गार्डन, देन दिस वन इज द म्यूजियम। द थर्ड टेक्सोनोमिक टूल इज द जूलॉजिकल पार्क। तो व्हाट इज जूलॉजिकल पार्क अगर देखो, इट इज़ द प्लेस वेयर डिफरेंट एनिमल कैन लिव फ्रीली। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क क्या है, इट इज़ द प्लेस वेयर डिफरेंट एनिमल्स कैन लिव फ्रीली। इट इज़ अंडरटेकन बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे बहुत सारा एग्जांपल अगर देखो इंडिया में, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क आंध्र प्रदेश, सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, स्टेट जूलॉजिकल पार्क कोहिमा नागालैंड, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो जूलॉजिकल पार्क क्या है, इट इज़ द प्लेस वेयर डिफरेंट एनिमल्स कैन लिव फ्रीली अंडर प्रॉपर केयर। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस और रोल ऑफ जूलॉजिकल पार्क। फर्स्ट अगर सिग्निफिकेंस अगर देखो, यहाँ पे क्या है देखो, जूज आर द सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर स्पीसीज थ्रू कैप्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने क्या बोला है देखो,
जूज आर द सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर स्पीसीज। जो एंडेंजर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स होगा उसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, जू पे। एंड स्पीसीज एंडेंजर स्पीसीज थ्रू कैप्टिव ब्रीडिंग, मतलब उनको हम लोग एक प्रॉपर एरिया में हम लोग उसको प्रिजर्व या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रोटेक्ट करके रखेंगे। एंड अलाउड देम टू ब्रीड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। मतलब उस एंडेंजर स्पीसीज का अगर सेक्सुअल या फिर ब्रीडिंग हो जाता है तो उससे क्या होगा, उसी का डुप्लीकेट फॉर्म होगा, मतलब द नंबर ऑफ इंडिविजुअल विल इंक्रीज डे बाय डे। ठीक है, तो ये दिस वन इज द फर्स्ट और इम्पोर्टेंट रोल ऑफ जूलॉजिकल पार्क। सेकेंड अगर देखो, दिस प्रोवाइड साइट्स फॉर एक्सिटिव कंजर्वेशन। मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं, जूलॉजिकल पार्क एंड बोटानिकल गार्डन इज क्वाइट सिमिलर। बोटानिकल गार्डन में क्या किया जाता है, जो एंडेंजर स्पीसीज ऑफ प्लांट है उसको उठा के बोटानिकल गार्डन में प्रिजर्व किया जाता है। एट द सेम टाइम जो एंडेंजर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स है, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, उठा के फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट दे आर यूज टू कंजर्व इन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, तो दैट इज वाई जूलॉजिकल पार्क इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो एक्स सिटू का मतलब तो याद है, मतलब क्या था, फिर से मैं रिपीट करूँगा, जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म को जब उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के आर्टिफिशियल हैबिटेट या फिर एक प्रोटेक्टेड एरिया में जब हम लोग कंजर्व करेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, थर्ड जो सिग्निफिकेंस है यहाँ पे क्या है, देखो, द जूलॉजिकल पार्क इंक्रीज द पब्लिक इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क से क्या होता है, इट इंक्रीज द पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों में एक इंटरेस्ट जगा देता है अबाउट द वाइल्ड लाइफ। एंड द फोर्थ वन इज these are the center for recreation and education. This one is also very important. These are the center for recreation and education. इससे क्या मिलता है, बहुत सारा नया नया चीज़ हम लोग को इन्फॉर्मेशन के तौर पे, या फिर किसी एक एनिमल को अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो जू में इजीली हम लोग उसको देख सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इट इज़ यूजफुल फॉर एजुकेशन। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस और रोल ऑफ जूलॉजिकल पार्क। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज टेक्सोनोमिक की। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो टेक्सोनोमिक की क्या है, देखो, टेक्सोनोमिक की इज एन आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करूंगा, व्हाट इज टेक्सोनोमिक की। टेक्सोनोमिक की इज एन आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस हैविंग चॉइसेस ऑफ कैरेक्टर्स व्हिच इज यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, व्हाट इज टेक्सोनोमिक की। टेक्सोनोमिक की इज एन आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस है having choices of character, based on choices of character which is used for the identification of an organism। अभी ये जो choice of characters होगा, choices of जो character होगा वो क्या होगा, based on similarities and dissimilarities होगा। ठीक है, तो ये जो character होगा क्या हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है या फिर डिसिमिलर हो सकता है। अभी यहाँ पे अगर देखो टेक्सोनोमिक की में, ईच स्टेटमेंट ऑफ टेक्सोनोमिक की इज कॉल्ड एज लीड। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर एक स्टेटमेंट जो होता है एक टेक्सोनोमिक की में, हर एक स्टेटमेंट को बोला जाता है लीड। ठीक है, सेपरेट कीज आर ऑल्सो यूज फॉर ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरीज लाइक जेनस फैमिली। मतलब बहुत सारा जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है, लाइक फ्रॉम द फाइलम, किंग फाइलम, उसके बाद आता है क्लास, ऑर्डर। हर एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग टेक्सोनोमिक की डेवलप किया जा सकता है। नाउ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ की इज नोन एज कापलेट ऑफ की। यहाँ पे अगर देखो कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या है, ऑपोजिट। एक्चुअली टेक्सोनोमी की में देखो पहले भी डेफिनेशन में क्या लिखा है, चॉइसेस ऑफ कैरेक्टर। तो चॉइसेस ऑफ कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे दो कापलेट मतलब क्या है, यहाँ पे एक टाइम पे मैंने दिखाया भी था व्हाट इज कपलेट या फिर कपल। मतलब चॉइसेस ऑफ कैरेक्टर जो होगा, वन पेयर ऑफ कैरेक्टर जो होगा वो कॉन्ट्रास्टिंग होगा। मतलब कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या है, एक कैरेक्टर एग्री करेगा तो दूसरा कैरेक्टर क्या करेगा, डिसएग्री करेगा। सिंपल, जैसे एक एग्जांपल हो, विंग इज प्रेजेंट, विंग इज एब्सेंट। तो यहाँ पे देखो मैंने दो स्टेटमेंट लिया, एक स्टेटमेंट में क्या लिखा है, विंग इज प्रेजेंट, दूसरा स्टेटमेंट मैंने क्या बोला, विंग इज एब्सेंट। तो विंग इज प्रेजेंट इज द स्टेटमेंट विच एग्री एंड विंग इज एब्सेंट इज द स्टेटमेंट जहाँ पे डिसएग्री किया जा रहा है। मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर
opposite to each other, means contrasting character, and this pair of contrasting character of a key is known as couplet of key. couple मतलब यहाँ पे दो कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो ये हो गया टेक्सोनोमिक की। टेक्सोनोमिक की को मैं फिर से रिपीट करूँगा। व्हाट इज टेक्सोनोमिक की? टेक्सोनोमिक की इज एन आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस हैविंग चॉइसेस ऑफ कैरेक्टर व्हिच इज यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बहुत सारा कैरेक्टर होगा। चॉइसेस ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या होगा? व्हिच इज यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो कैरेक्टर किस टाइप का होगा? बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, मतलब एग्री एंड डिसएग्री। तो हर एक स्टेटमेंट जो होगा टेक्सोनोमिक की में जनरली दो होता है या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकता है। तो हर एक स्टेटमेंट को क्या बोला जा रहा है? लीड। एंड द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होता है, तो वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होता है उसको क्या बोला जाता है? कपलेट ऑफ की। तो दीज आर द फ्यू टर्म्स जो टेक्सोनोमिक की के साथ रिलेटेड है। तो व्हाट इज लेड एंड व्हाट इज कपलेट, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर देखो टेक्सोनोमिक की जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमिक की। तो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमिक की? फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज, यहाँ पे अगर देखो वन इज कॉल्ड इंडेंटेड की और यॉक्ड की, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ टेक्सोनोमिक की इज कॉल्ड इंडेंटेड की और यॉक्ड की, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ब्रैकेटेड की। तो इन नेक्स्ट स्लाइड आई विल डिस्कस अबाउट द इंडेंटेड की एंड ब्रैकेटेड की। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंडेंटेड की। तो व्हाट इज इंडेंटेड की? दिस वन इज अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये तुम लोगों को कन्फ्यूजिंग भी लग सकता है। अगर अच्छे से समझ पाओगे तो दिस वन इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो व्हाट इज इंडेंटेड की अगर देखो, और द यॉक्ड की, द की कॉन्टेन्स सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस बिटवीन टू और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है देखो, द की कॉन्टेन्स सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस, ठीक है, बिटवीन टू और मोर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब किसी एक कैरेक्टर के साथ बहुत सारा चॉइस ऑफ कैरेक्टर होगा, दो भी हो सकता है या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे इंडेंटेड की। मतलब सिंपल वर्ड में समझो, एक मेन कैरेक्टर होगा, उस मेन कैरेक्टर के साथ दो सब कैरेक्टर हो सकता है इन केस ऑफ इंडेंटेड की, ठीक है। एक कैरेक्टर के साथ बाकी दो सब कैरेक्टर होता है। तो उसका एग्जाम्पल अगर देखो, कैरेक्टर एंड सब कैरेक्टर मैंने यहाँ पे क्यों बोला है? कैरेक्टर देखो, एक मैंने 2 पॉइंट निकाला है, एक लिखा है कैरेक्टर तो दूसरा लिखा है वर्टिब्रेट, ठीक है। तो इसमें अच्छे से समझो, मैंने क्या बोला था टेक्सोनोमी की किसके ऊपर बेस्ड होगा? बेस्ड ऑन सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग फेज में होगा। तो कैरेक्टर के केस में देखो 1A जो है उसमें मेन कैरेक्टर मैंने क्या लिखा है देखो, एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट, ठीक है। एंड 1B जो है इसमें मैंने क्या लिखा है देखो, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट। तो दोनों क्या हुआ? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अभी अकॉर्डिंग टू द इंडेंटेड की क्या बोला जा रहा है? सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस बिटवीन टू और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मतलब एक कैरेक्टर के नीचे दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर हो सकता है। तो फर्स्ट में अगर मैंने जो फिर से मैं रिपीट करूँगा, फर्स्ट 1A में क्या लिखा था? एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, इट इज़ द मेन कैरेक्टर, ठीक है। उसके साथ उसका सब कैरेक्टर अगर देखो 2A में क्या लिखा है? एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट। 2A में क्या लिखा है देखो, विंग प्रेजेंट। तो उससे क्या निकल के आता है? बेट। सिंपल मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है? बेट इज द एनिमल व्हिच कंटेन एक्सटर्नल ईयर एज वेल एज विंग्स। तो बेट के लिए ये की डेवलप हो गया। तो व्हाट इज द की ऑफ बेट? दे कंटेन एक्सटर्नल ईयर प्लस विंग्स, ठीक है। 2B में क्या लिखा है देखो, विंग्स एब्सेंट, ठीक है। तो उससे मैंने क्या निकल के आया देखो, द व्हाट इज द ऑर्गेनिज्म? इट इज द डॉग। तो डॉग का कैरेक्टर क्या हुआ यहाँ पे? एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट बट विंग इज एब्सेंट। यहाँ पे कैट भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो एक मेन कैरेक्टर के साथ चॉइसेस ऑफ कैरेक्टर होता है। मेन कैरेक्टर यहाँ पे कौन है? एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट। उसके साथ चॉइसेस ऑफ कैरेक्टर क्या है? कौन किसको लिया गया है? विंग को। ईयर के साथ विंग को एज ए सब कैरेक्टर लिया है। तो विंग अगर किसी का प्रेजेंट होता है एलोंग विद द एक्सटर्नल ईयर बेट, अगर एब्सेंट होता है तो डॉग। सेकेंड जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट। सेम वे में अगर जाओ, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है बट विंग प्रेजेंट, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है बट विंग इज प्रेजेंट। तो कौन हो सकता है? बर्ड्स। बर्ड के केस में एक्सटर्नल ईयर नहीं है बट दे कंटेन विंग्स। 3B में क्या लिखा है देखो, विंग एब्सेंट। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, विंग भी एब्सेंट है। विंग जो एब्सेंट है उसके साथ और भी चॉइसेस ऑफ कैरेक्टर क्या लिया है देखो, 4A में लिम्स प्रेजेंट। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, विंग भी एब्सेंट है, ठीक है,
बट लिम्स प्रेजेंट। कौन हो सकता है? फ्रॉग। फ्रॉग के केस में क्या है? लिम्स है, विंग भी नहीं है, एक्सटर्नल ईयर भी नहीं है। एट द सेम टाइम 4B में क्या लिखा है देखो, लिम्स एब्सेंट, मतलब एक्सटर्नल ईयर भी एब्सेंट है, विंग भी एब्सेंट है, लिम भी एब्सेंट है, तो कौन आ सकता है? फिश। तो ये बाय दिस प्रोसेस वी कैन डेवलप द एनालिटिकल की फॉर टेक्सोनोमिक पर्पस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो हाउ दिस टेक्सोनोमिक की इज वर्किंग, फिर से मैं रिपीट करूँगा। एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट इज द मेन कैरेक्टर 1A 1B, दिस टू आर द मेन कैरेक्टर। अभी हर एक मेन कैरेक्टर के साथ सब कैरेक्टर जब होगा देन इट इज कॉल्ड एज इंडेंटेड की। फिर सब कैरेक्टर क्या होगा? 2 भी हो सकता है या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। एंड ऑल दिस सब कैरेक्टर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म मतलब एक एग्री करेगा तो दूसरा डिसएग्री करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखो ब्रैकेटेड की, दिस वन इज क्वाइट सिंपल। ब्रैकेटेड की क्या है देखो, हेयर फॉर आइडेंटिफिकेशन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट आर यूज्ड। यहाँ पे सिंपली क्या किया जाता है? पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट एक दूसरे से टोटली अपोजिट हो उसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, देखो पहले क्या लिखा है देखो, 1A एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, ठीक है, एंड 1B एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। मतलब ये जो दोनों स्टेटमेंट है, बोथ दी स्टेटमेंट आर डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट के साथ मैंने क्या लिखा है देखो, न्यूमेरिकल 2 लिखा है। ये 2 का मतलब क्या है? एक्सटर्नल ईयर जो प्रेजेंट है उसके साथ हम लोग को कहाँ पे जाना है? करेक्टर 2 पे। तो 2A में क्या लिखा है देखो, विंग्स प्रेजेंट, मतलब एक्सटर्नल ईयर भी प्रेजेंट है, विंग भी प्रेजेंट है, तो क्या हुआ? बैट। ठीक है, देन 2B में क्या लिखा है देखो, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट एंड 2B में है विंग्स एब्सेंट, मतलब ये क्या निकल के आया? कैट। समझ में आ रहा है? नाउ द सेकेंड वन इज द एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट 1B। 1B के साथ हम लोग ने क्या लिखा है देखो, 3 मतलब हम लोग को जाना होगा नीचे कहाँ पे? 3A एंड 3B में। तो 3A में क्या लिखा है देखो, विंग्स प्रेजेंट, मतलब एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट बट विंग इज प्रेजेंट। कौन आ रहा है देखो? बर्ड। एंड एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट एलोंग विद द 3B अगर देखो विंग भी एब्सेंट है, तो कौन आ रहा है देखो? ईयर भी नहीं है, विंग भी नहीं है, तो फिश भी बोल सकते हैं या फिर एम्फीबिया भी बोल सकते हैं। तो बाय दिस प्रोसेस ब्रैकेटेड की इज यूज्ड। तो ब्रैकेटेड की में एक चीज़ अच्छे से देखो, जितना भी कैरेक्टर है ऐसे अरेंज किया हुआ है कि कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में है। जैसे एक्सटर्नल, जैसे मेन 1A 1B दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 2A 2B दोनों कॉन्ट्रास्टिंग, 3A 3B दोनों कॉन्ट्रास्टिंग। तो जब कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में किसी भी कैरेक्टर को एनालाइज किया जाता है देन इट इज कॉल्ड एज ब्रैकेटेड की। तो यहाँ पे जो 2 या फिर 3 लिखा है एलोंग विद द 1A एंड 1B, इसका मतलब समझ में आ रहा है? 1A में क्या लिखा है देखो, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, तो 2 मतलब 2A एंड 2B में जाना होगा उसके बाद डायरेक्टली। ऑन द अदर एंड 1B में एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट 3 लिखा है, तो 3 में जाना होगा 3A 3B में, तो उससे जाके एक की डेवलप होगा व्हिच इज कॉल्ड एज ब्रैकेटेड की। ठीक है, तो ये हो गया ब्रैकेटेड की। नाउ द अदर टेक्सोनोमिक एड्स जो टेक्सोनोमी में यूज होता है। ठीक है, व्हाट आर द अदर टेक्सोनोमिक एड? फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज फ्लोरा। तो फ्लोरा का मतलब क्या है? फ्लोरा इज द इम्पोर्टेंट रिसोर्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट, आइडेंटिफाइंग कीज ऑफ प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज फ्लोरा? फ्लोरा इज द इम्पोर्टेंट रिसोर्स दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक पर्टिकुलर प्लांट जो है कहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन या फिर दिखाई देता है, किस टाइप का हैबिटेट में होगा, हाउ टू आइडेंटिफाइंग कीज, सब जब ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को ये आइडेंटिफाई करेगा इन ए पर्टिकुलर एरिया। ये नहीं कि कहीं पे भी जाके आइडेंटिफाई या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरा। तो फ्लोरा इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट, आइडेंटिफाइंग कीज ऑफ प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, सेकेंड जो अनदर टाइप ऑफ की है वो क्या है देखो, विच इज़ द मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ क्या है देखो, इट इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ ए टेक्सन in biological taxonomic studies. It contains information about newly discovered species and have available information on ecological, geographic distribution and morphological variation.
सिंपल वर्ड में ये समझो, मोनोग्राफ क्या है? इट इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ ए टेक्सन इन बायोलॉजिकल टेक्सोनोमिक स्टडीज। किसी एक टेक्सन को पूरा डिटेल में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कहाँ पे होगा? मोनोग्राफ में होगा। उस मोनोग्राफ में क्या होगा? उस प्रोसीजर, प्रिंसिपल, कैसे कलेक्ट करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, प्लस उस पर्टिकुलर स्पीसीज का रिलेटेड स्पीसीज क्या होगा, करेक्टर क्या होगा, ऑल दीज आर प्रेजेंट इन मोनोग्राफ। मतलब एक पर्टिकुलर स्पीसीज का जितना भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन होगा वो मोनोग्राफ में हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। थर्ड वन इज द मैनुअल। नाम से ही समझ में आ रहा है मैनुअल मतलब क्या है, जिससे कुछ हम लोग ढूंढ सके। तो व्हाट इज मैनुअल? इट इज ए हैंडी बुक containing instruction as to occurrence, collection, identification of species in a particular area। सिंपल समझ में आ रहा है? इट इज़ ए हैंडी बुक containing instruction, मतलब कि एक बुक है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन होगा, मतलब कुछ रूल्स होगा, जैसे ओकरेंस, कोई एक पर्टिकुलर प्लेन कहाँ पे है, कैसे उसको कलेक्ट करना है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज मैनुअल। तो ये हम लोगों ने कौन कौन सा किया? फ्लोरा, मोनोग्राफ एंड मैनुअल। तो दीज आर द अदर टेक्सोनोमिक एड्स। क्या क्या? फ्लोरा, मोनोग्राफ, मैनुअल। अदर टेक्सोनोमिक एड क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज ऑल दीज आर ऑल्सो यूज इन टेक्सोनोमिक स्टडीज। ठीक है। तो ये हो गया अदर टेक्सोनोमिक एड्स। नेक्स्ट वन इज द कैटालॉग। ठीक है। कैटालॉग क्या है? देखो, इट इज़ ए लिस्ट और रजिस्टर दैट एनुमरेट methodically all species found in a particular place along with the description। कैटालॉग में क्या होता है? एक पूरा मेथड्स होता है टू डिस्क्राइब ए पर्टिकुलर स्पीसीज एंड along with the description। ठीक है। क्या क्या मेथड यूज करना है एंड हाउ टू डिस्क्राइब ए पर्टिकुलर स्पीसीज, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? कैटालॉग में होगा। ठीक है। ये तो हो गया अदर टेक्सोनोमिक एड्स। अभी इस चैप्टर का कुछ रिलेटेड या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर देखो, मैंने यहाँ पे दिया है मोनोटाइपिक स्पीसीज। ठीक है। मोनोटाइपिक स्पीसीज अगर यहाँ पे देखो, व्हाट इज मोनोटाइपिक? मोनो मीन सिंगल। तो इफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज डज नॉट हैव एनी सब स्पीसीज, एक स्पीसीज के साथ अगर कोई सब स्पीसीज अगर नहीं होगा, देन इट इज कॉल्ड एज मोनोटाइपिक स्पीसीज। जैसे हायासिंथ, मैकाओ। ठीक है। इनके केस में देखो, ओनली जेनेरिक नेम एंड स्पीसीज नेम इज देयर, there is no subspecies, then this type of species is called as monotypic species। on the other hand polytypic species अगर देखो, सिंपल समझ में आ रहा है? polytypic species मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के साथ बहुत सारा सब स्पीसीज होगा, एक भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है, then it is called as polytypic species। फिर से मैं रिपीट करूँगा, if a particular species have one or more than one subspecies is called monotype polytypic species। ठीक है। तो जैसे इसका अगर एग्जांपल देखो, पेंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस। पेंथेरा टाइग्रिस पहला जो दो नाम है, जेनेरिक नेम हुआ, स्पीसीज नेम हुआ, उसका सब स्पीसीज क्या है? टाइग्रिस। तो इसका ये नाम किसको इंडिकेट किया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर। पेंथेरा टाइग्रिस सुमात्री किसको इंडिकेट किया जाता है? सुमात्री इज ए सब स्पीसीज, सुमात्रन टाइगर। पेंथेरा टाइग्रिस एल्टासिया, साइबेरियन टाइगर। मतलब ये टाइग्रिस स्पीसीज के साथ बहुत सारा सब स्पीसीज जो है जुड़ा हुआ है, देन दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीटाइपिक स्पीसीज। समझ में आ रहा है? किसी एक स्पीसीज के अंदर अगर वन या फिर मोर देन वन सब स्पीसीज होगा, देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीटाइपिक स्पीसीज। तो ये हो गया हम लोग का मोनोटाइपिक स्पीसीज एंड पॉलीटाइपिक स्पीसीज। अभी अगर देखो और एक डेफिनेशन है व्हिच इज कॉल्ड एज सिम्पेट्रिक स्पीसीज। सिम्पेट्रिक स्पीसीज क्या है? टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज व्हेन प्रेजेंट इन सेम जियोग्राफिकल एरिया बट नॉट इंटरब्रीडिंग विथ ईच अदर। टू क्लोजली मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सेम जियोग्राफिकल एरिया में होगा, बट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन इंटरब्रीडिंग विथ ईच अदर, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सिम्पेट्रिक स्पीसीज। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक ही एरिया में होगा, बट दोनों में किसी तरीके का इंटरब्रीडिंग नहीं होगा। ठीक है। एट द सेम टाइम एलोपेट्रिक स्पीसीज क्या है? देखो, व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, ऑल दिस स्पीसीज आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, बट एक ही एरिया में नहीं होगा, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। पहले में क्या था? रिलेटेड स्पीसीज प्रेजेंट इन सेम जियोग्राफिकल एरिया। एलोपेट्रिक स्पीसीज में क्या हो रहा है? इसका उल्टा हो रहा है, रिलेटेड स्पीसीज बट प्रेजेंट इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। उसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन आता है? लाइव फिश। ठीक है। या फिर सॉरी, लाइव फिश नहीं है, लॉन्ग फिश।
इनके केस में लॉन्ग फिश इज द आइडियल एग्जांपल फॉर द एलोपेट्रिक स्पीशीज। ठीक है, उसके बाद और एक टर्म लिखा है देखो कैरियो टेक्सोनोमी। यहाँ पे अगर देखो कैरियन का मतलब ही होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कौन है, क्रोमोजोम। तो व्हाट इज कैरियो टेक्सोनोमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई एंड क्रोमोजोम इज कॉल्ड एज इन द टेक्सोनोमी इज कॉल्ड एज कैरियो टेक्सोनोमी। ठीक है, देन और एक टर्म लिखा है देखो फेनेटिक क्लासिफिकेशन। व्हाट इज फेनेटिक क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर या फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इज कॉल्ड एज फेनेटिक क्लासिफिकेशन। मतलब बाहर से जो जो कैरेक्टर दिखाई देता है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का, उस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को बोला जाता है फेनेटिक क्लासिफिकेशन, व्हिच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ओनली। एंड देन देयर इज अनदर टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब क्या है, फाइलोजेनी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या फिर एंसेस्ट्रल हिस्ट्री जब स्टडी किया जाएगा देन इट इज कॉल्ड फाइलोजेनी। ठीक है, अब यहाँ पे दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बहुत बार एंट्रेंस में आ चुका है। सफिक्सेस यूज्ड इन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट के केस में बहुत सारे टेक्सोनोमिक कैटेगरी में एक स्पेसिफिक सफिक्स यूज किया जाता है। तो ये क्या क्या है देखो, जैसे फाइलम, फाइलम तो एनिमल के केस में बोला जाता है। डिवीजन के केस में क्या देखो, ब्रैकेट में लिखा है ए, तो उसका एग्जांपल भी लिखो। मैंने क्या लिखा देखो, एंजियोस्पर्मी। तो लास्ट में अगर देखो क्या है सफिक्स ए। ठीक है, जब हम लोग किसी भी प्लांट का डिवीजन लिखेंगे हमेशा ये फिक्स होता है, ये वेरिएबल नहीं होता। हर एक प्लांट के डिवीजन में ये ए यूज होता है लास्ट में एज ए सफिक्स। सेकेंड कैटेगरी अगर देखो क्लास, क्लास के केस में कौन सा यूज किया जाता है, ओ एन ए ई, ओनी। ठीक है, जैसे मोनो कोटिलेडोनी। ठीक है, यहाँ पे देखो ओ एन ई ए इज द सफिक्स। देन उसके बाद देखो ऑर्डर एल्स, जैसे मैंगो का ऑर्डर क्या था, सेपिनडेल्स, लास्ट में देखो एल्स इज द सफिक्स। फैमिली अगर देखो ए सी ई ए इज द एनाकार्डियेसी, ए सी ई ए। तो दीज आर द सफिक्स व्हिच आर जनरली फिक्स इन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। बट एनिमल के केस में क्या होता है, ये जो सफिक्सेस होता है वो एक प्रॉपर फिक्सेशन नहीं है, वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एनिमल या फिर कैटेगरी। बट देयर इज ए ओनली कैटेगरी इन केस ऑफ प्लांट, सॉरी एनिमल, जहाँ पे सफिक्स यूज होता है। जैसे फैमिली, फैमिली के केस में एनिमल के केस में अगर देखो डी ए यूज किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है एनूरिडी, लेपिडोप्टेरिडी, या फिर प्रीवियस लेक्चर में देखना हाउस फ्लाई का जो फैमिली है मुसीडी। ठीक है, तो मतलब ये इज द सफिक्स यूज्ड इन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ऑफ एनिमल। कौन सा कैटेगरी में, ओनली इन केस ऑफ फैमिली। बाकी फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इनके केस में ये सेम नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है। सिर्फ इन केस ऑफ फैमिली इट इज फिक्स, विच इज कॉल्ड डी ए ई। ठीक है, तो दीज आर द सफिक्सेस यूज्ड इन टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ये जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ऑन दिस चैप्टर बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लेना चैनल, एंड नोटिफिकेशन दबा देना क्योंकि फ्यूचर में मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँगा तुम लोग को इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो तुम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, बी सेफ, स्टे एट होम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।